नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि गुजरात भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल को दिल्ली बुलाया गया है और उन्हें केंद्र में एक बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। दूसरी बड़ी खबर यह है कि धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव और अनुराग ठाकुर, इन तीनों को बड़ी जिम्मेदारियां मिलने वाली हैं। अब वो बड़ी जिम्मेदारी सरकार में होगी या संगठन में, इस बारे में हमें अभी तक पता नहीं। दूसरी खबर भी भाजपा से जुड़ी है कि भाजपा हर लोकसभा क्षेत्र के अनुसार एक अलग ट्विटर हैंडल बनाने जा रहा है और हर ट्विटर हैंडल पर 50,000 जो फॉलोअर्स हैं उसका टारगेट सेट किया गया है। 550 लोकसभा क्षेत्र हैं, यानी 550 ट्विटर हैंडल, और हर ट्विटर हैंडल पर 50,000 फॉलोअर का टारगेट। ये मेगा इवेंट जल्द ही शुरू होने वाला है, इंतजार कीजिए। दो खबरें भाजपा की हैं तो दो खबरें कांग्रेस की भी हैं। कांग्रेस की पहली बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कई क्षेत्रीय पार्टियों को एक चिट्ठी लिखी है। स्क्रीन पर हम आपको वो चिट्ठी दिखा रहे हैं। उस चिट्ठी में यह कहा गया है कि 30 जनवरी को जब भारत जोड़ो यात्रा का समापन होगा तो श्रीनगर में एक भव्य कार्यक्रम होगा और उस कार्यक्रम में समान विचारधारा वाले दल एक साथ आकर जुटेंगे। लेकिन उस चिट्ठी को बीजू जनता दल को नहीं भेजा गया, आम आदमी पार्टी को नहीं भेजा गया। पहले तेलंगाना राष्ट्र समिति थी, अब भारत राष्ट्र समिति हो गई है, उस पार्टी को नहीं भेजा गया। शिरोमणि अकाली दल को नहीं भेजा गया, जनता दल सेकुलर को नहीं भेजा गया। भेजा गया है समान विचारधारा वाले दलों को। यानी कांग्रेस भी बिल्कुल क्लियर है कि अगले चुनाव में यानी 2024 में किन किन दलों को अपने साथ मिलाना है, और वही प्रोबेबल टारगेट्स उन दलों को ये चिट्ठी भेजी गई है। कांग्रेस से जुड़ी दूसरी बड़ी खबर यह है कि झारखंड कांग्रेस को जल्द ही नया प्रदेश अध्यक्ष और नया प्रभारी मिलने वाला है। दिल्ली कांग्रेस में जो चर्चाएं हैं उसके अनुसार रंजीता रंजन, जो कि बिहार में पप्पू यादव की पत्नी हैं और फिलहाल वो कांग्रेस की सांसद हैं पूर्णिया से, उन्हें झारखंड भाजपा का प्रभारी बनाकर भेजा जा सकता है, ऐसी चर्चा है। अभी हम इसे कंफर्म नहीं कर रहे हैं। दूसरी बड़ी चर्चा यह है कि जो प्रदेश अध्यक्ष जो नए बनेंगे झारखंड कांग्रेस के, उसमें दो नाम आ रहे थे, कालीचरण मुंडा और गीता कोड़ा। अब इसमें एक नया और आश्चर्यजनक नाम सामने आया है। एक दिन पहले उस शख्स की कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता से मुलाकात हुई है। फिलहाल ये सीक्रेट है, हम भी इसे सीक्रेट ही रखते हैं। समय आने पर उस नाम को हम सार्वजनिक जरूर करेंगे। लेकिन झारखंड प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पद की दौड़ में ये नाम अचानक से उभरना, अपने आप में इसकी कहानी दिलचस्प है, मजेदार है। कांग्रेस की खबर हो गई, भाजपा की खबर हो गई। आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई भी एक बड़ी खबर है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं संजय सिंह। दिल्ली की एक कोर्ट ने उन्हें 3 महीने जेल की सजा सुनाई है। मामला 2001 का है। वो एक प्रदर्शन में भाग ले रहे थे, उसी प्रदर्शन के दौरान कुछ हुआ था। 3 महीने जेल संजय सिंह को। और दिल्ली के ही आम आदमी पार्टी के एक और विधायक हैं SK बग्गा। एंटी करप्शन ब्यूरो ने इन्हें घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। अब इन दोनों खबरों की पृष्ठभूमि में एक खबर और है। जो खबर आ रही है वो ये है कि 30 जनवरी को दिल्ली मेयर का चुनाव होना है। संजय सिंह को सजा और SK बग्गा का एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा रिश्वत लेते पकड़े जाना, इसे जोड़कर देखा जा रहा है। आम आदमी पार्टी के लोग बताते हैं कि हमारे ऊपर दबाव बनाने के लिए सारी कार्रवाइयां की जा रही हैं। अब सच्चाई क्या है ये हमें नहीं पता। एक सामाजिक खबर है। आप में से कई लोगों ने अमरपुरी नागा साधु का नाम भी नहीं सुना होगा। इनका लोकप्रिय नाम है जलेबी बाबा। अब जलेबी बाबा को 14 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। इनके भी लाखों भक्त हैं और इन पर आरोप क्या है? ये लड़कियों के चाय या नाश्ते में नशीला पदार्थ मिलाते थे। जो प्रसाद ग्रहण करती थी उसमें अफीम मिलाते थे और जब बेहोश हो जाती थी तो ये जलेबी बाबा
उनके साथ रेप करते थे। पुलिस को 100 ऐसी रिकॉर्डिंग बरामद हुई है, 100 जिसमें ये रेप करते हुए अलग अलग लड़कियों के साथ दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद कोर्ट ने इन्हें सज़ा सुनाई, अब ये 14 साल तक जेल में रहेंगे। इसलिए बाबाओं से थोड़ा बच के। ये तो थी राष्ट्रीय खबरें, लेकिन हमारा आज का मुद्दा गंभीर भी है और इसे पोलराइजिंग मुद्दा भी बोल सकते हैं। लेकिन जो मैं अगले चंद पलों में जो समाचार पढ़ने जा रहा हूं, बिल्कुल मैं फैक्ट्स के आधार पर पढ़ूंगा और जो रिपोर्ट है उसके आधार पर पढ़ूंगा। आपको याद होगा कि 1998 में एक सिन्हा रिपोर्ट आई थी। नाम था इनका लेफ्टिनेंट जनरल एस.के. सिन्हा, और ये रिपोर्ट उन्होंने उस वक्त के राष्ट्रपति के.आर. नारायणन को भेजी थी। और उस रिपोर्ट में बाकायदा एक ब्लूप्रिंट था, गवाहियां थीं, ग्राउंड सर्वे था और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो के चंद बयान थे और बांग्लादेश के दिवंगत राष्ट्रपति मुजीबुर रहमान की टिप्पणियां थीं। और सबका सारांश ये था कि एक बृहत्तर बांग्ला, अंग्रेजी में कहे तो ग्रेटर बांग्लादेश की मांग सच्चाई है। और उन्हीं की रिपोर्ट बाद में सुप्रीम कोर्ट में गई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने घुसपैठियों के एक मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि अगर यही हालात रहे तो ग्रेटर बांग्लादेश की मांग उठेगी। अब इसके पीछे एक कहानी है। आप सबको पता है कि 1905 में बंग भंग आंदोलन हुआ था। उड़ीसा, बिहार और बंगाल को अलग किया गया था और उस बंग भंग आंदोलन के खिलाफ एक क्रांतिकारी आंदोलन ने जन्म लिया था और उस क्रांतिकारी आंदोलन का नारा था या कविता थे वंदे मातरम। बंगाल का एक और विभाजन हुआ था 1947 में। आपको आश्चर्य होगा कि बंगाल का जो विभाजन था, पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल, क्या किसी ने बंगाल के विभाजन का विरोध किया था? एक डॉक्यूमेंट्स है, उसमें यह लिखा हुआ है कि 20 जून 1947, 15 अगस्त को देश आज़ाद हुआ था, उसके ठीक पहले 20 जून 1947 को पूर्वी और पश्चिम बंगाल के 47 नेताओं ने त्रिपुरा में एक बैठक की थी और इस बैठक में बंगाल के दूसरे विभाजन का विरोध किया गया था और साथ ही संयुक्त बंगाल की मांग की गई थी। जिस प्रकार 1905 में वंदे मातरम ने एक लहर पैदा किया, तो दूसरे विभाजन के खिलाफ भी एक कविता लिखी गई थी। इसे लिखा था द्विजेंद्र लाल रॉय ने और कविता के बोल थे बांगा अमर जन्नी अमर, यानी हमारा बंगाल हमारी माँ है। ये उस आंदोलन का राष्ट्रगीत था। जो नारे थे वो थे जय बांग्ला। और रिपोर्ट कहती है कि उसी वक्त से उस समूह ने यह फैसला किया था कि हम 100 साल का एक टारगेट रखेंगे जिसमें बंगाल के जो जो इलाके तोड़कर अलग अलग कर दिए गए, हम संयुक्त बंगाल बनाएंगे और वो एक ग्रेटर बांग्ला होगा, बृहत्तर बांग्ला का नाम उसे दिया गया था। अब इसके लिए 3 सिद्धांत थे जो कि बताए गए थे। पहला है लेबेंसराम सिद्धांत, दूसरा प्रवासन सिद्धांत, उद्घोष सिद्धांत। स्टेप बाय स्टेप है कि क्या क्या करना है। लेबेंसराम इसका नाम है, माफ किया। लेबेंसराम का बंगला में मतलब है रहने की अतिरिक्त जगह, यानी पहले स्टेज में वैसे जगहों पे हमें जाकर रहना शुरू करना है जो हमसे अलग हो गए, उन इलाकों में जहां कोई नहीं रहता। धीरे धीरे बस्तियां बसानी हैं। शुरुआत में जरूरत पड़े तो जो लोग शिफ्ट किए जाएंगे मूल बंगला से या मूल बांग्लादेश से, उन्हें आर्थिक मदद भी दी जाएगी और इस सिद्धांत को लेबेंसराम सिद्धांत कहा गया। स्टेज 2 प्रवासन सिद्धांत। 21वीं सदी आते आते आपको पता है कि भारत सरकार भी अलर्ट हो गई थी और यहाँ की जनता की भी मांग थी कि हमारे देश में बड़े पैमाने पर बांग्लादेशी घुसपैठिए आ रहे हैं। भारत सरकार ने बांग्लादेश की सरकार से बात की। बांग्लादेश की सरकार ने कहा कि अवैध प्रवास को प्रोत्साहित करना बांग्लादेश की राजनीति नहीं है। ये वहाँ के विदेश मंत्री का बयान है।
इसके साथ ही बांग्लादेश ने इन अप्रवासियों से उनकी बांग्लादेशी नागरिकता छीन ली, यानी जो प्रवासी यहाँ कर बसे थे अब वो बांग्लादेश के नागरिक नहीं रहे, मजबूरन उन्हें भारत में रहना पड़ा। और उस वक्त 2007 में इनकी संख्या, जो कि रिपोर्ट के अनुसार 3.5 लाख थी, भारत में 3.5 लाख बांग्लादेशी आ चुके थे और इनकी नागरिकता बांग्लादेश सरकार ने छीनी थी। वो असम में भी थे, बंगाल में भी थे, त्रिपुरा में थे, मेघालय में थे, कई देश के बड़े महानगरों में भी थे। ये स्टेज 2 था कि जो लोग यहाँ से माइग्रेट कर गए हैं, जो कि लेबेंसराम जगहों पर बस गए हैं, उनको हमें डिसोन करना है, अपना नागरिक नहीं मानना है। और तीसरा सिद्धांत है, थर्ड स्टेज था उद्घोष सिद्धांत। इसके अनुसार ये भारतीय बुद्धिजीवी और पत्रकारों के एक समूह ने एक रिपोर्ट तैयार की थी और उसमें कहा था कि असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा के कुछ इलाकों को अपने में मिलाने के लिए हमें बाहरी मदद की जरूरत है। और म्यांमार में जो अल्पसंख्यक रह रहे थे उनसे इन्होंने संपर्क साधा और पहले छोटे छोटे समूहों में म्यांमार के लड़ाके आ रहे थे, लेकिन भारत सरकार की शिकायत पे या वहाँ जो परिस्थितियाँ बनी, बौद्ध भिक्षुओं और म्यांमार की आर्मी ने वहाँ इनके खिलाफ कार्रवाई की। बड़ी संख्या में ये लोग बांग्लादेश भाग कर आ गए। बाद में इन्हें रोहिंग्या कहा गया। वो ही रोहिंग्या धीरे धीरे करके भारत में उन्होंने घुसपैठ की या वो आए हुए हैं और उद्घोष सिद्धांत के ये रक्षक हैं, प्रहरी हैं, योद्धा हैं। इनका काम है कि अल्पसंख्यक बहुल इलाकों में रहना, हथियार इकट्ठे करना, वहां रह रहे लोगों का ब्रेन वॉश करना, ताकि जब वो घड़ी नजदीक आए तो हम भारत के अंदर से एक सशस्त्र विद्रोह की चिंगारी फूंक सके। और टारगेट है 2047। ये शुरू हुआ 20 जून 1947 को और टारगेट रखा गया 2047 की 100 साल में हमें ग्रेटर बांग्लादेश या बृहत्तर बांग्लादेश का सपना साकार करना है। अब आप बोलेंगे कि ये कहानी मैं आपको क्यों बता रहा हूं, तो आज ही एक रिपोर्ट आई है, बीडी सिन्हा रिपोर्ट। ये इंडिपेंडेंट एजेंसी हैं और इन्होंने झारखंड के बारे में एक दिलचस्प रिपोर्ट, बहुत बड़ी है, छोटा सा हिस्सा उसमें एक पार्ट झारखंड के बारे में। और कहा यह गया है कि झारखंड के संथाल परगना में इस वक्त 4 आतंकी संगठन सक्रिय हैं। उनके नाम हैं अंसार उल बंगला, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जमात इस्लामी और जमात उल मुजाहिदीन। उसी रिपोर्ट में यह कहा गया है कि संथाल में जो चारों ये आतंकी संगठन सक्रिय हैं, ये चारों कई इलाकों में सक्रिय हैं जहां ग्रेटर बांग्लादेश की मांग हो रही है। इनके काम करने का पैटर्न अलग अलग है। अंसार उल बंगला लव जिहाद को बढ़ावा देता है। पीएफआई आरएसएस की तरह मुस्लिमों का एक संगठन बनाना उसका लक्ष्य है। जमात इस्लामी ये मुसलमानों के बीच दीनी तालीम का प्रसार करता है, दीनी मतलब मजहबी जो उनका धार्मिक तालीम है। और जमातुल मुजाहिदीन ये ग्रेटर बांग्लादेश के लिए सशक्त फौज तैयार करना इसका लक्ष्य है। ये चारों आतंकी संगठन झारखंड के संथाल परगना में भी सक्रिय हैं। रणनीति यह है कि हमें आर्थिक और राजनीतिक ताकत बढ़ाना है। हर दल में मुस्लिम जनप्रतिनिधि हो, पंचायत से लेकर विधानसभा तक ताकत दिखानी है। यह छोटा सा हिस्सा है बीडी सिन्हा की रिपोर्ट का, जो कि संथाल परगना के बारे में है। अब आप पूरी तस्वीर को देख पा रहे होंगे, तो ये है असली कहानी। अब आते हैं बिहार की ओर, आखिरी हिस्सा। बिहार में आज 2 बड़ी घटनाएं हुई। पहली घटना, अचानक चिराग पासवान को जेड सिक्योरिटी की सुरक्षा प्रदान कर दी गई। हमने आपको बताया था कि 2-3 राउंड की बातचीत हुई है चिराग पासवान की भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से, और उसके बाद चिराग पासवान को जेड श्रेणी की सुरक्षा मुहैया कराना क्या कुछ इशारा करता है, और इस इशारे का मतलब कुछ दिनों बाद समझ में आएगा। दूसरी बड़ी खबर यह है कि उपेंद्र कुशवाहा डिप्टी सीएम बनेंगे या नहीं बनेंगे, इस बात को लेकर बिहार के राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज है। दलील ये दी जा रही है कि कोयरी और कुर्मी यानी लव और कुश, ये दोनों हमेशा, ये जातियां हमेशा नीतीश कुमार के साथ रही हैं। कुशवाहा यानी कोयरी ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया
उन्होंने 17 साल राज किया, लेकिन बदले में कोयरी समाज को क्या मिला? अब मांग उठी है कि उपेंद्र कुशवाहा को डिप्टी सीएम बनाया जाए, और ये तब होगा जब तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे और उपेंद्र कुशवाहा डिप्टी सीएम होंगे। ये उपेंद्र कुशवाहा के समर्थकों की मांग है। वो ये भी दलील देते हैं कि नीतीश कुमार ने अपनी जाति यानी कुर्मी के आरसीपीसी पर भरोसा कर देख लिया, इसका परिणाम क्या निकला वो जानते हैं, लिहाजा उनके पास भी पुराना कर्ज चुकाने का एक मौका है। अब क्या होगा ये हमें नहीं पता, लेकिन चर्चा है, आनंद उठाइए। नमस्कार।